अच्छा जनाब, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा जनाब। अच्छा, आज हम बेसिक फार्मूला डिस्कस करेंगे ईसीएल का, जो कि हमारे पास जनरल मॉडल में आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को देख लेते हैं कि ये फार्मूला हमें कहता क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस साइन को देख लेते हैं जो मेरे पास समेशन की आ रही है या सिग्मा की आ रही है। ठीक है, इस साइन का मतलब ये है कि हम लोग कितने सालों की पीडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं तो हम लोग ईसीएल का फॉर्मूला जब इस्तेमाल करते हैं तो हम हर साल का ईसीएल अलग अलग निकाल रहे होते हैं। हम हर साल का ईसीएल अलग अलग निकाल रहे होते हैं। यानी मैं पहले साल का लोन के पहले साल का ईसीएल अलग निकाल रहा होता हूँ, दूसरे साल का ईसीएल अलग निकाल रहा होता हूँ, तीसरे साल का ईसीएल अलग निकाल रहा होता हूँ, और एंड सो ऑन। जब तक वो लोन एग्जिस्ट करता है मैं उसके हर साल की ईसीएल अलग अलग निकाल रहा होता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि उस एक साल की ईसीएल कैसे निकलती है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि उसकी एक्सपोजर एट डिफॉल्ट उस साल में कितनी होगी। अच्छा सर, मैं एक्सपोजर एट डिफॉल्ट कैसे निकालूंगा? सर, मैं उस लोन का रीपेमेंट शेड्यूल देखूंगा। अच्छा, ये बात जनरल मॉडल की हो रही है, जनरल मॉडल की हो रही है, सिंप्लीफाइड मॉडल की नहीं हो रही। ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉडल का हम लोग ईसीएल अभी अभी देख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 मिलियन का लोन है तो पहले साल उसकी, अगर 10 मिलियन का लोन है और उसका टेन्योर 5 ईयर्स है, तो पहले साल के ईसीएल में हम लोग 10 मिलियन की अमाउंट लेंगे, दूसरे साल के ईसीएल में हम लोग 8 मिलियन, तीसरे साल के ईसीएल में हम लोग 6 मिलियन, चौथे साल के ईसीएल में हम लोग 4 मिलियन, और दूसरे साल की ईसीएल में हम लोग 2 मिलियन। क्यों? क्योंकि वो एक इंस्टॉलमेंट लोन है, हर साल उसकी एक इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। ठीक है, और इसी तरह इसका एक्सपोजर एट डिफॉल्ट कम होता जाएगा। ठीक है, यानी पहले साल पे अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं तो इसकी अमाउंट 10 मिलियन होगी। अगर दूसरे साल डिफॉल्ट हो जाता है उसकी अमाउंट 8 मिलियन होगी। अगर तीसरे साल डिफॉल्ट कर जाता है उसकी अमाउंट 6 मिलियन होगी। अगर चौथे साल डिफॉल्ट कर जाता है तो उसकी अमाउंट 4 मिलियन होगी। अगर पांचवें साल करता है तो उसकी अमाउंट 2 मिलियन होगी। ठीक है, ईएडी समझ में आ गया आप लोगों को कि हर साल का ईएडी कैसे निकलता है? अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर एलजीडी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लोन की क्या साइकिल होती है? लोन की ये साइकिल होती है कि उसका एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है। ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद हमें उससे अमाउंट रिकवर करनी पड़ती है, उसमें कुछ अमाउंट रिकवर होती है और कुछ अमाउंट रिकवर नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली अमाउंट है जो मार्जिनल पीडी है ना, वो मुझे बताती है कि इस ईएडी में से मेरे पास कितनी अमाउंट डिफॉल्ट कर जाएगी, ये इसकी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ईएडी में से डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 800 मिलियन की अमाउंट कस्टमर से पेंडिंग है, ठीक है, कस्टमर से आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी होगी कि जो डिफॉल्ट हो सकती है?
800 मिलियन का एक्सपोजर है और 10% की पीडी है। मैं कितनी अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी डिफॉल्ट हो जाएगी? बिल्कुल। हर ईयर और हर लोन की कंप्यूट सेपरेटली होगी। ठीक है, पीडी और एलजीडी तो हर लोन की एक निकल सकती है, लेकिन कंप्यूटेशन सेपरेट होगी हर लोन की। ठीक है, तभी मैं आपको अगर बताऊं तो मीजान बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया, सबने एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसका नाम है एलआईसी लोन इम्पेयरमेंट कैलकुलेटर, जो हर लोन की ईसीएल को अलग अलग कैलकुलेट कर रहा होता है। 80 मिलियन की अमाउंट होगी। बिल्कुल 80 मिलियन की अमाउंट होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि 10% प्रोबेबिलिटी है और 800 मिलियन की अमाउंट है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं सर? ये फिर बहुत एडवांस और स्पेशलाइज्ड एरिया चला जाएगा। ठीक है, मैं अभी इस पर नहीं जा रहा। ठीक है, कि कैसे एस्टिमेट की जाती है। अच्छा, एक बार डिफॉल्ट हो गया, अब मुझे ये देखना है कि मैं उसमें से अमाउंट कितना रिकवर कर पाऊंगा और कितना अमाउंट लूज करूंगा। लॉस गिवन डिफॉल्ट मुझे बताता है कि एक बार डिफॉल्ट हो गया, अब इसमें से मैं कितना अमाउंट रिकवर नहीं कर पाऊंगा। सर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? मैं इसमें से कितना अमाउंट रिकवर नहीं कर पाऊंगा। एलजीडी मुझे क्या बताता है कि मैं डिफॉल्टेड अमाउंट में से कितना रिकवर नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, एलजीडी के अंदर दो चीजें। ठीक है, सबसे पहले तो वो डिफॉल्टेड अमाउंट के ऊपर अप्लाई होती है, यानी 80 मिलियन के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, 800 मिलियन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, बल्कि 80 मिलियन के ऊपर अप्लाई होगी। इसका पूरा नाम क्या है? लॉस गिवन डिफॉल्ट। लॉस गिवन डिफॉल्ट क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि एक बार डिफॉल्ट हो जाने दो, फिर मैं अप्लाई होऊंगा। अगर डिफॉल्ट ही नहीं होगा तो मैं भी अप्लाई नहीं होऊंगा। ठीक है, फिर तो कस्टमर रेगुलर रिपेमेंट करेगा ना। जब डिफॉल्ट होगा तब हम अपने रिकवरी एक्शंस को इनिशिएट करेंगे। अच्छा जनाब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सवाल पूछिए। जी सर, जोर से मेरा सवाल। पूछिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मार्जिनल में जो आप बता रहे थे कि वो भी जो लॉस है जो रिकवर नहीं होगा, और लॉस एलजीडी में भी यही बात आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या मार्जिनल में, होगा? पीडी में ये है कि कितना डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं कि अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा। आए, दोनों में डिफॉल्ट का फर्क। मतलब ये है कि मेरे पास 90 की डीपीडी आ जाएगी। 90 की डीपीडी के बाद भी तो मैं रिकवरी कर ही रहूंगा ना। ओके। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हमने ठीक। डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट पढ़ी थी पहले। तो सही। डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट में से अगर कोई भी कंडीशन मीट कर जाती है ना, तो मेरा डिफॉल्ट तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मैं कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर सक रहा हूँ। अच्छा, मैंने सिंप्लीफाइड अप्रोच में राइट ऑफ बताया था, और यहाँ मैं डिफॉल्ट का नाम ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जनरल अप्रोच में हम लोग डिफॉल्ट को कंसिडर करते हैं, और सिंप्लीफाइड अप्रोच में हम लोग राइट ऑफ को कंसिडर करते हैं या इरिकवरेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। ओके सर। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद भी रिकवरी तो हो ही रही होगी, लेकिन हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि एक एक्शन के बाद हम लोग इनसे जरा रिगरसली रिकवरी एक्शन हम लोग इनिशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग अदालत जाएंगे। ठीक है, और इनसे हम लोग अमाउंट रिकवर करेंगे। ठीक है, या हम लोग इनका कोई कोलेटरल बेच देंगे, और उस कोलेटरल से इनकी अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप किसी तरीके से भी इनका एक रिकवरी एक्शन इनिशिएट करते हैं। ठीक है, एलजीडी तब अप्लाई होता है जब डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, जब मेरी डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट जो हमने यस्टरडे कवर की थी वो अगर मीट कर गई, और हम लोग रिकवरी एक्शंस इनिशिएट कर रहे हैं जो दो मैंने आपको बताए, उसमें से अब एलजीडी मुझे ये बता दे कि कितना अमाउंट रिकवर नहीं होगा। कितना अमाउंट रिकवर नहीं होगा। ठीक है, ईएडी मेरी लोन अमाउंट होती है जो कि डिफॉल्ट के टाइम पे होगी। ठीक है, हर साल की ईएडी अलग अलग होती है क्योंकि लोन भी ग्रेजुअली रीपे हो रहा होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पहले साल पे ईएडी 10 मिलियन थी, और ये एक इंस्टॉलमेंट लोन है, और हर साल हम लोग एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और टेन्योर 5 ईयर्स है। तो पहले साल ईएडी 10 मिलियन होगी, दूसरे साल 8 मिलियन, तीसरे साल 6 मिलियन, चौथे साल 4 मिलियन, और पांचवें साल 2 मिलियन। ठीक है, फिर इसके बाद 5वें साल के बाद चूंकि लोन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 5वें साल, छठे साल का ईसीएल नहीं बनेगा। अच्छा, ईडी को भी मैंने रिपीट कर दिया। अच्छा, पीडी की में भी मैंने बात कर दी, और एलजीडी की भी मैंने बात कर दी। ठीक है, 1 प्लस EIR ये एक डिस्काउंट फैक्टर है।
ठीक है, हम लोग जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, हम अपने ईसीएल को डिस्काउंट भी उसी तर्ज पे करेंगे। ठीक है, तो दैट वाज अ सिंपल फॉर्मूला के जिससे ईसीएल कंप्यूट और होता है। अच्छा, ये मार्जिनल आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, जो पीडी निकलती है ना, वो पहले, दूसरे और तीसरे साल, अगर मैं फॉर एग्जांपल तीसरे साल की पीडी निकालता हूँ ना, तो वो तीनों साल की कंबाइंड निकलती है। अब चूंकि मैं ईसीएल हर साल का अलग अलग निकाल रहा होता हूँ, तो मैं 3 साल की पीडी से 2 साल की पीडी को एक्सक्लूड करके सिर्फ तीसरे साल की पीडी ले रहा होता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मेरा लोन, मैं अगर आज खड़ा हूँ, अगले 1 साल में भी मेरा लोन डिफॉल्ट हो सकता है, अगले 2 साल में भी हो सकता है, और अगले 3 साल में भी हो सकता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल तीसरे साल का ईसीएल निकाल रहा हूँ ना, तो मैं करूंगा ये कि मैं निकालूंगा अगले 2 साल की पीडी और अगले 3 साल की पीडी, और दोनों में डिफरेंस ले लूँ, ताकि मुझे अगर तीसरे साल का ईसीएल निकालना है ना, तो तीसरे साल में सिर्फ तीसरे साल की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हो, पिछले 2 सालों की ना हो, क्योंकि पिछले 2 सालों को मैं अलग अलग कैलकुलेट करते जा रहा हूं। समझ में आ गया मार्जिनल का मतलब? मार्जिनल का मतलब इस साल की पीडी होगी और पिछले साल की पीडी इसमें शामिल नहीं होगी, यानी क्यूमुलेटिव नहीं होगी, मार्जिनल होगी। हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मॉडल्स यूज होते हैं वो रोल रेट मॉडल यूज होता है, विंटेज लॉस मॉडल यूज होता है, सर्वाइवल रेट अप्रोच यूज होती है, और रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच यूज होती है। ये अप्रोचेस बहुत स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस हैं, आप इनमें से काफी देख रहे होंगे, लेकिन ये काम एक्सपर्ट का होता है कि वो इन मॉडल्स को प्रिपेयर करे। बैंक्स में ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और बैंक्स ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर भी करती है। अच्छा, क्यूमुलेटिव बैड रेट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, जिस जो हम लोग विंटेज लॉस मॉडल से हम लोग ईसीएल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको गो थ्रू कर दूं। अच्छा, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि हम लोग जो पीडीज निकालते हैं ना, वो हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, इस हिस्टोरिकल पीडीज को फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए हमारे पास एक वासीचेक अप्रोच यूज होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन मॉडल यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज होता है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज होता है। इनमें से हमने कोई रिग्रेशन मॉडल नहीं पढ़ना, ठीक है, ना ही कोई अप्रोच पढ़नी है। हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसी अप्रोचेस यूज हो रही होती हैं, और अगर कहीं एक्सपर्ट हमारे सामने जिक्र करे ईसीएल का, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाले मॉडल्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ईसीएल की प्रॉपर कंप्यूटेशन की तरफ। अच्छा, ये वाला जो ईसीएल है, ये सिंप्लीफाइड अप्रोच वाला है। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह ट्रीट करना है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सर बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा जनाब, अब हमारी राइट ऑफ पॉलिसी ये है कि हम लोग 360 डेज से ओवर अगर हमारा रिसीवेबल हो जाते हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अदर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कंपनीज का मॉडल दिखा रहा हूँ मैं आपको। बैंक्स में और एडवांस मॉडल यूज होता है। ठीक है, वो जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया वो बैंक का मॉडल था, और ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वो बाकी कॉर्पोरेट कंपनीज का है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी राइट ऑफ पॉलिसी है ना, वो 360 डेज एंड बियॉन्ड है। यानी मेरा जो डिफॉल्टेड अमाउंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 2189403, 907 893 एंड सो ऑन। यानी मेरा जो डिफॉल्ट शुरू होगा ना, वो 360 डेज एंड अबव पे शुरू होगा, जो कि मेरे पास ये वाली अमाउंट बनती है। आप सब एग्रीड है? अगर मेरा राइट ऑफ होगा तो इस टाइम से शुरू होगा।
सिंपल अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, लेकिन आप लोग ने अब मेरे साथ चलना है, क्योंकि अगर इस मॉडल में आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे समझ में नहीं आने वाला। चैट पे रहना है, चैट पे एक्टिव रहना है, और इस मॉडल को देखते रहना है मेरे साथ। इफ देर इज नो राइट ऑफ पॉलिसी तो सर कंपनी उल्टी सीधी चल रही है। ठीक है, राइट ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी के पास। ठीक है, अगर राइट ऑफ पॉलिसी फिर भी नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग एनालिसिस करेंगे कि किस पॉइंट से बियॉन्ड मैं जीरो अमाउंट रिकवर कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर लोन को अगर रिसीवेबल को 360 डेज हो जाते हैं और इसके बाद कस्टमर से मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती, तो फिर आप 360 डेज से बियॉन्ड इरिकवरेबिलिटी या राइट ऑफ कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपकी अपनी असेसमेंट होगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी राइट ऑफ पॉलिसी क्या है कि 360 डेज के बाद राइट ऑफ हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी राइट ऑफ कहाँ पे आएगी। मेरी राइट ऑफ 361 तो 390 डेज एंड 390 डेज अबव पे आ रही होगी। ये क्लियर है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन डिसअपियर हो गई। एक्चुअली ये मॉडल काफी भारी है और चलने में थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा। अच्छा, आप लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि मेरे पास 360 डेज से बियॉन्ड मेरे पास राइट ऑफ आ रहा होगा? क्यों कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाती है? अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जब मेरा रिसीवेबल पैदा होता है, जब मेरा रिसीवेबल बनता है, तो इसकी अमाउंट मेरे पास जुलाई 20 में कितनी अमाउंट मेरी रिसीवेबल में गिरी है? मेरे साथ रहें। जुलाई 20 में मेरी कितनी अमाउंट रिसीवेबल की बनी है, कितनी गिरी है मेरे पास रिसीवेबल में? 1.3 गिरी है। ठीक है, 1.3 बिलियन गिरी है। बिलियन है सर, मिलियन नहीं है, बिलियन है। अच्छा, 1.3 के बाद अगले महीने में अगर उसमें से कुछ अमाउंट पे नहीं होती तो वो फिर किस बकेट में गिरेगी अगले महीने? अगले महीने अगर इसमें से जो अमाउंट पे नहीं होती वो किस बकेट में गिरेगी? नॉट येट ड्यू में रहेगी या 1 to 30 डेज में चली जाएगी? सर ये 1 to 30 डेज में चली जाएगी। अच्छा, इसमें से जितनी अमाउंट मेरे पास पे नहीं होती वो किस बकेट में जाएगी? सर 31 to 60 डेज। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ कि कितनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट नेक्स्ट बकेट में जाती है, तो अगर मैं 500 मिलियन को 1.3 बिलियन से डिवाइड कर देता हूँ, क्या मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी कि कितनी अमाउंट, कितनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट मेरे पास नेक्स्ट बकेट में चली जाती है? बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, कोई भी शख्स माइक खोल हाथ उठा ले अपना और मुझे ये बताएं कि डिफॉल्ट तक ले जाने के लिए मुझे कितनी परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कहां तक जाना पड़ेगा परसेंटेज की कैलकुलेशन? कोई बंदा माइक ऑन करके मुझे बताए, हाथ उठा ले, मैं इसको अनम्यूट कर दूंगा। अगर मुझे राइट ऑफ तक जाना है टिल लास्ट स्लैब, लास्ट स्लैब नहीं, 360 एंड अबव डेज पे जाना होगा मुझे। ठीक है, 360 एंड अबव डेज के ऊपर जब जाएगा तब जाके मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ रहा, मेरे पास इरिकवरेबिलिटी आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, 362 अबव डेज में मैं कौन सा बकेट लूंगा? क्या मैं इन दोनों को मिला के लूंगा या मैं सिर्फ इसी को लूंगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जब ये 624,019 से 576,568 आ जाता है, तो यानी मेरे पास 576,000 की अमाउंट डिफॉल्ट कर राइट ऑफ हो जाती है, इरिकवरेबल है अभी अमाउंट। अब मुझे इसमें से कोई और अमाउंट नहीं मिलेगी।
ठीक है जनाब, मैंने अज्यूम कर लिया है, मैंने राइट ऑफ कर लिया है कि अब 576 से ऊपर की अमाउंट मुझे अगर मिल गई तो बोनस है, ठीक है, वरना मुझे नहीं मिलेगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यानी मैं कहाँ तक परसेंटेज निकालूंगा? मैं इन दोनों के दरमियान की परसेंटेज निकालूंगा। ठीक है, कॉलम ओ से कॉलम पी तक की मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। किसी का कोई सवाल? अच्छा, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि मैंने 360 अबव डेज में ये भी तो कर सकता था कि मैं ओवर ड्यू अबव 360 डेज की सिर्फ बकेट ले लेता और इनको इन दो बकेट्स में ना तोड़ता। 576 डिवाइडेड बाय 624 होगा रोल रेट निकालने के लिए। ठीक है, 576 डिवाइडेड बाय 624। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि आपने आपने ये एक और बकेट क्यों क्रिएट किया है? आप 360 डेज अबव से भी तो डिवाइड कर सकते थे। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। किसी के जहन में ये सवाल आ रहे हैं? सवाल आ रहे हैं, मे बी जवाब तो सबके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन सवाल। देखें, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जुलाई 20 का महीना है। ठीक है, जुलाई 20 के महीने में एक अमाउंट 331 तो 360 डेज के बकेट में थी। अगले महीने वो किस बकेट में मूव कर जाएगी? अगले महीने वो किस बकेट में मूव कर जाएगी? फिर से सवाल पूछ रहा हूँ। 2.6 मिलियन की अमाउंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिएगा मैं अपना माउस कहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरा माउस तो नजर आ रहा है ना? कर्सर तो नजर आ रहा है ना मेरा? माउस पर नजर रखिए। अच्छा जनाब, मेरे पास 2.6 मिलियन की अमाउंट है जून 2020 में। उसमें से जो अमाउंट पे नहीं होगी, इसमें से जो अमाउंट पे नहीं होगी वो अगस्त 20 के महीने में किस बकेट में चली जाएगी? 361 to 390 डेज। अच्छा, मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ कि कौन सी अमाउंट मेरी पे नहीं हो रही। सर मैं ये परसेंटेज क्यों निकाल रहा हूँ? सर आपको याद है जब मैं प्रोविजन मैट्रिक्स मॉडल लेके चला था आपके सामने, मैं कौन सी अमाउंट निकाल रहा था? जो मेरी पे नहीं हो रही, जो मेरी अगले बकेट में चली जाती है। मैं अगर परसेंटेज निकालना चाहता हूं कि मेरी अगले बकेट में कितनी अमाउंट जाएगी, तो मैं 907 को डिवाइड कर दूंगा 2.6 मिलियन से, जो आसिफ साहब ने फॉर्मूला बताया है। ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए मैं क्या निकालूंगा? रोल रेट निकालूंगा कि एक महीने से दूसरे महीने में मेरे पास एक अमाउंट अगले बकेट में कितनी चली जाती है। एक महीने से दूसरे महीने में मेरे पास कोई भी अमाउंट में से कितनी अमाउंट दूसरे बकेट में चली जाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक महीने से दूसरे महीने में एक अमाउंट में से कितनी अमाउंट मेरे दूसरे बकेट में चली जाती है। अच्छा जनाब, अब बाकी सवालात के मैं जवाब देखूं तो एक सवाल आप लोग के जहन में ये आ रहा होगा कि आप इसको 360 अबव डेज पे भी तो ले सकते थे, आपने क्यों नहीं लिया? सवाल आ रहा है किसी के जहन में कि आप इसको 360 अबव डेज पे भी तो ले सकते थे, आपने क्यों नहीं लिया? अच्छा सर, इसका जवाब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 390 डेज से ऊपर को मैं को मैं राइट ऑफ कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मेरी राइट ऑफ पॉलिसी होती 390 से अबव डेज की। अच्छा, जब मैं इसकी बकेट निकालने जाता ना, तो ये 676 की अमाउंट है ना, ये सिर्फ इधर से नहीं आ रही, ये इधर से भी आ रही। 676 की अमाउंट सिर्फ 907 से नहीं आ रही, बल्कि 613 में से भी आ रही है। क्या आप एग्री करते हैं?
यहाँ पे जो 676 की अमाउंट है ये सिर्फ 907 से नहीं आ रही बल्कि 613 से भी आ रही है। क्या आप एग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई लोन 390 डेज से अबव ड्यू था पिछले महीने में, और अगर वो 420 डेज से अबव ड्यू रह गया, पे नहीं हुआ, तो वो तो सेम बकेट में रहेगा ना। जब मुझे मंथ टू मंथ ट्रांजिशन चाहिए ना, और मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे 361 टू 390 डेज तक चाहिए। जब मुझे मंथ टू मंथ ट्रांजिशन चाहिए ना, समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, अब क्या पार्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फौरन बोल दें अगर समझ में नहीं आ रहा तो। जी सर, आपका सवाल। हेलो। हेलो। जी जी जी। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये नेक्स्ट आप जो करंट मंथ का जो स्लैब को आप जो नेक्स्ट मंथ के स्लैब में क्यों लेके जा रहे हैं, उसी मंथ के स्लैब से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि मंथ टू मंथ जो जो मूवमेंट होती है एक बकेट से दूसरे बकेट तक, उसके लिए मुझे एक महीने तक इंतजार भी करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई भी लेकिन सर रिसीव। ब्लैक बकेट तो अवेलेबल है ना उसी मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ के में क्यों जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ अब ये देखिए, नेक्स्ट मंथ को हम लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, उसी मंथ में भी तो दूसरी बकेट अवेलेबल है, लेकिन जो उसी मंथ में भी जो दूसरी बकेट होगी वो पिछले महीने से आ रही होगी ना। रहा। अच्छा, इसमें सर एक सैंपल। सवाल और है मेरा, टोटल रिसीवल भी कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे इसमें, कि टोटल रिसीवल हमारा टोटल, कितना है? ये टोटल रिसीवेबल किसी लिस्टिंग से बना होगा। ठीक है, अभी मैं एजिंग पे आ रहा हूँ। टोटल रिसीवेबल पे मैं अभी आऊंगा कि टोटल रिसीवेबल क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर शुरू से लेके चलूं, तो अगर मैं 1.3 बिलियन की अमाउंट लूं, ठीक है, कि खुरम साहब आपसे बात होगी, जी अगर मैं सर। नॉट के ड्यू की अगर मैं अमाउंट लूं जुलाई 2020 में, इसको नेक्स्ट बकेट में मूव करने में कितना टाइम लगेगा? 30 डेज। 30 डेज। 30 डेज में एक महीना हो जाएगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट मंथ में देखना पड़ेगा कि इस अमाउंट से दूसरी, इस अमाउंट में से कितनी अमाउंट मेरी रीपे नहीं हो रही और वो नेक्स्ट बकेट में मूव कर रही है। ठीक तभी है मैं नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट बकेट लेता हूँ। सर, ये 530 क्या शो कर रहा है सर ये? 1.3 बिलियन में से 500 की अमाउंट रीपे नहीं हुई। 530 ये शो कर रहा है कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल जून 2020 में कोई अमाउंट थी, उसमें से कुछ अमाउंट रीपे नहीं हुई होगी और वो नेक्स्ट बकेट में मूव कर गई होगी, तो वो जुलाई ठीक में है। आकर 530 की अमाउंट रह गई होगी उसमें से। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल जून 30 में कोई माल बेचा, उसकी फॉर एग्जांपल अमाउंट थी 1.4 बिलियन, उसमें से कुछ अमाउंट रीपे नहीं हुई और वो जुलाई 20 के अंदर आकर 1 to 30 डेज के बकेट में चली गई। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, डिफॉल्टेड अमाउंट को रिकवरेबल और इरिकवरेबल में सेपरेट करने के लिए, नहीं नहीं सर, कोई सेपरेशन मुझे नहीं करनी, सिर्फ मुझे ट्रांजिशन देखनी है कि 1.3 बिलियन में से कितनी अमाउंट मेरे पास एक महीने के अंदर रीपे नहीं होती और इसमें से अमाउंट मेरे पास दूसरे बकेट में से चली जाती है। फिर 500 मिलियन में से कितनी अमाउंट मेरे पास रीपे नहीं होती एक महीने के अंदर और वो नेक्स्ट बकेट में चली जाती है। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रांजिशन देखने के लिए करता हूं। अच्छा, अब मैं ये देख रहा था कि मैं इन बकेट्स को दो में तोड़ क्यों देता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो 1.1 बिलियन की अमाउंट है, ये मेरे पास कहाँ से आ रही है? 1.1 बिलियन की अमाउंट, ये 1.1 बिलियन की अमाउंट मेरे पास कहाँ से आ रही है? ये पिछले महीने से आ रही है, पिछले महीने की पिछली बकेट से 3885 से आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ठीक है, 3.88 बिलियन में से जितनी अमाउंट मेरे पास रीपे नहीं हुई, वो 1.1 बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी अगले महीने।
अच्छा, इस बकेट में से अमाउंट ऊपर से आ सकती है? लॉजिकली सोचें, क्या ये 1.1 बिलियन की अमाउंट 2.6 में से आ सकती है? सर नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसमें से जितनी अमाउंट मेरी पे नहीं होगी ना, वो फिर इधर चली जाएगी 907 में, वो 1.1 में नहीं आएगी, क्योंकि इसको भी एक महीना गुजारना होगा बिफोर इट कैन मूव टू द नेक्स्ट बकेट। लेकिन अगर आप 390 डेज से अबव में आए, ये वाली अमाउंट मेरे पास 2.1 बिलियन में से भी आ रही है और 9.973 में से भी आ रही है, 973,000 में से भी आ रही है। वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 973,390 डेज से बियॉन्ड ओवर ड्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई अमाउंट मेरी पे नहीं होती, वो 420 डेज अबव हो जाएगी, ठीक है। 420 डेज से अबव होगी, फिर भी वो 390 डेज अबव की बकेट में आ रही होगी, वो किसी और बकेट में नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये वाला जो बकेट है ना, ये कंटिन्यूअस है, इसके आगे ये चलता जाएगा ये बकेट, ठीक है। इसकी अमाउंट किसी अगले बकेट में नहीं गिरेगी। तो अब आप मुझे ये बताएंगे 613 की अमाउंट मेरे पास इन दोनों अमाउंट से आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, तो इसमें से क्या मैं एक बकेट से दूसरे बकेट की जो ट्रांजिशन है वो देख सकूंगा इसी सिमिलर परसेंटेज से, इसी सिमिलर फॉर्मूला से क्या मैं ट्रांजिशन देख सकता हूँ? सर बिल्कुल नहीं देख सकता, ठीक है। तो यही वजह थी कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन के लिए हमने 30 डेज के बकेट को 30 डेज से कंपेयर किया, क्यूमुलेटिव बकेट से कंपेयर नहीं किया। और तभी हमने 360 डेज से अबव हमने एक बकेट बनाकर लाइक टू लाइक कंपैरिजन के लिए इसको 390 डेज से अबव के अमाउंट को और 361 टू 390 डेज के अमाउंट को अलग अलग किया है। क्लियर है कि ये दोनों बकेट्स हमने अलग क्यों किए हैं? वरना मैं 360 डेज अबव डेज के बकेट को भी इस्तेमाल कर सकता था। क्लियर है ये चीज? अच्छा जनाब, मैंने इसकी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि 500 को मैंने डिवाइड कर दिया 1.3 बिलियन से, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि मैंने 500 को डिवाइड कर दिया 1.3 बिलियन से, तो मेरे पास 38% की अमाउंट आ गई, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप लोग एग्री कर रहे हैं? यही फॉर्मूला यूज होना चाहिए? सर बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज होना चाहिए। अभी हम लोग एक नमाज ब्रेक कर रहे हैं, 7 बजे इंशाल्लाह हम लोग रिज्यूम कर लें, ठीक है। क्लास विल रिज्यूम एट 7।
थैंक यू फॉर गिविंग मी द होस्ट एक्सेस। अच्छा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने उसको सेशन को। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? हम लोग रोल रेट को कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, रोल रेट के फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास नॉट येट ड्यू से अगले बकेट में आने की जो मेरे पास परसेंटेज आएगी ना, वो कैसे आएगी? वो आएगी 500 डिवाइडेड बाय 1.3 बिलियन, जो कि मेरे पास क्या बन रही है? जो कि मेरे पास 38% बन रही है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको वो ये फॉर्मूला रीराइट करके भी दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल। मेरे पास फॉर्मूला कांस्टेंट रहेगा 38%। तो मैं 38% कैसे निकाल रहा हूँ कि मैं अगले बकेट से पिछले बकेट को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि 1.3 मिलियन में से 1.3 बिलियन में से कितनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट मेरे पास अगले महीने नेक्स्ट बकेट में चली जाएगी। रोल रेट के फॉर्मूला में सब एग्रीड है? जनाबे वाला, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक ट्रांजिशनल बकेट बना लेता हूँ। तब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ और इसमें मैं नेक्स्ट बकेट डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पीरियड फ्रॉम, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 361 टू 390 डेज। अब सर आप ओके हैं इस चीज से? स्क्रीन विजिबल है? जी जनाब। तो हम जिनका सवाल था कि नॉट येट ड्यू में हमने क्यों डाला है, तो सर नॉट येट ड्यू ये हमें एक्चुअली बता रहे हैं कि नॉट येट ड्यू से लेकर 1 to 30 डेज की ट्रांजिशन में कितनी परसेंटेज आ जाएगी मेरे साथ। तो मैंने इस तरह की परसेंटेज बना ली। इसको मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन फ्रॉम एंड ट्रांजिशन टू। ट्रांजिशन फ्रॉम एंड ट्रांजिशन टू। ठीक है जनाब। अब रोल रेट का फॉर्मूले में किसी का कोई सवाल? सर बिल्कुल, हर महीने की फिर मैं जुलाई से लेकर हर महीने की फिर मैं रोल रेट निकाल दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल अगस्त का जो मेरे पास रोल रेट निकलेगा वो अगस्त की अमाउंट से लेकर सितंबर तक के अमाउंट तक का निकलेगा। अच्छा, ये एंड में मई 2023 में जाएगा क्योंकि जून से आगे मेरे पास कोई अमाउंट मौजूद नहीं है। ठीक है, जून से आगे मेरे पास कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं है। तो चूंकि जून के बाद मेरे पास कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं है, तो मैं जून से जुलाई तक की ट्रांजिशन ही निकाल सकूंगा। तो मैं मई 2023 तक रुक गया हूँ। अच्छा, मैंने ये ट्रांजिशन हर बकेट की निकाल ली। कब तक निकाली? जब तक मेरा रिसीवेबल डिफॉल्ट नहीं कर जाता, जब तक मेरा रिसीवेबल राइट ऑफ नहीं हो जाता। ठीक है, तो यानी मैंने तकरीबन मैंने कितने बकेट्स कवर किए? मैंने 13 बकेट्स कवर किए। ठीक है, जिसमें नॉट येट ड्यू का भी बकेट मौजूद है। तो यानी 12 महीने के बकेट्स हो गए। ठीक है, एक तो 12 महीने गुजर गए और एक ड्यू डेट से पहले वाला रिसीवेबल है। ठीक है, तो मेरे पास कुल मिला के कितने बकेट्स हो गए? 13 बकेट्स हो गए। ठीक है, और 13 ट्रांजिशन रेट्स हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास परसेंटेज है ना, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो ये मुझे क्या बताती है? ये मुझे ये बताती है कि अगर कोई अमाउंट नॉट येट ड्यू के बकेट में पड़ा हुआ है तो इसमें से कितना अमाउंट मेरे पास अगले बकेट में चला जाएगा। अगर मेरे पास नॉट येट ड्यू के बकेट में एक अमाउंट मौजूद है तो इसमें से कितना अमाउंट अगले बकेट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नॉट येट ड्यू के बकेट में 1 मिलियन की अमाउंट है, अगले बकेट में कितनी अमाउंट चली जाएगी?
सर 245 की अमाउंट चली जाएगी। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये अमाउंट बन जाएगी। यानी मेरे पास 1 मिलियन में से 245,000 की अमाउंट मेरे पास अगले बकेट में चली जाएगी। अच्छा, अब 35% का रेट मुझे क्या बताता है कि मेरे पास 1 to 30 डेज में से 31 to 60 डेज के बकेट में कितनी अमाउंट चली जाएगी। अगर मेरे पास इस बकेट में 245,000 की अमाउंट है तो मेरे पास अगले बकेट में कितनी अमाउंट चली जाएगी। मेरे पास अगले बकेट में कितनी अमाउंट जाएगी। सर 86,000 की अमाउंट जाएगी। अच्छा जनाब, इसमें से अगले बकेट में कितनी अमाउंट चली जाएगी। मैंने अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास 50,000 की अमाउंट नेक्स्ट बकेट में जाएगी। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, आपके सामने ना ये फॉर्मूला मैं सारे सेल्स में कॉपी कर देता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑल्ट HVF दबा दिया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास बकेट क्या है, 331 to 360 डेज। अच्छा, इधर से लेकर डिफॉल्ट में जाने की अमाउंट कितनी होगी, यानी इसमें से कितनी अमाउंट मेरे पास डिफॉल्ट में चली जाएगी। 331 to 360 डेज के बकेट में मेरे पास 796 की अमाउंट मौजूद है। इसमें से कितनी अमाउंट मेरी डिफॉल्ट में चली जाएगी। सर 641। अच्छा, ये भी पीछे से होते हुए आ रहा है, अगर मैं इसके आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो ये भी पीछे से होते हुए आ रहा है अमाउंट। यानी ये पिछले बकेट्स में से हर अमाउंट मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट बकेट में मूव कर रही है। ठीक है, टिल द पॉइंट के हम लोग 641 के अमाउंट में पहुंच गए। अब आप मुझे ये बताएं, डिफॉल्ट की अमाउंट कितनी है, 641। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अज्यूम किया है मैंने 1 मिलियन मैंने अज्यूम किया है। अगर अज्यूम कर लें कि 1 मिलियन मेरे पास अमाउंट हो तो इसमें से कितनी अमाउंट डिफॉल्ट कर जाएगी। ठीक है। ये परसेंटेजेस हमारे पास कैसे आई हैं, हमने सारे रोल रेट्स निकालकर हमने इनकी एवरेज ले ली। ये परसेंटेज मेरे पास कैसे आई, मैंने सारे रोल रेट्स निकालकर मैंने इनकी एवरेज ले ली। मैंने सर रोल रेट्स कैसे निकाले, मैंने एक बकेट से दूसरे बकेट की ट्रांजिशन देख ली। ठीक है। ऑन एवरेज मेरे पास नॉट येट ड्यू के बकेट से अगले बकेट में मूव करने की परसेंटेज 24.56% है। ठीक है। ऑन एवरेज मेरे पास 1 to 30 डेज से 31 to 60 डेज मूव करने की परसेंटेज 35% है। ऑन एवरेज मेरे पास 31 to 60 डेज से 61 to 90 डेज मूव करने की परसेंटेज 57.71% है। ऑन एवरेज मेरे पास 61 to 90 डेज से लेकर 91 to 120 डेज तक की मूव करने की परसेंटेज 67.15% है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला लिया है। अच्छा सर, अब मुझे अगर मैं 1 मिलियन की अमाउंट एज्यूम करके आखिर तक जाता हूँ तो मुझे डिफॉल्ट की अमाउंट मिल जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 1 मिलियन में से मेरे पास कितनी अमाउंट डिफॉल्ट कर रही है। मैंने क्या ली, डिफॉल्ट की अमाउंट ली और मैंने 1 मिलियन की अमाउंट ली, तो मेरे पास जो फिगर आ रही है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरी कोई अमाउंट नॉट नॉट येट ड्यू है तो इसकी डिफॉल्ट करने की परसेंटेज क्या होगी। अगर मेरे पास कोई नॉट येट ड्यू अमाउंट है तो इसकी डिफॉल्ट करने की परसेंटेज क्या होगी। 0.064%। एग्री कर रहे हैं सब। अच्छा, अगर मेरी कोई अमाउंट 1 to 30 डेज में है तो इसकी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 245 से डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास अब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, अब मेरे पास कितनी परसेंटेज आ रही है।
0.26%। ये कैसे निकाल रहा हूँ? मैंने डिफॉल्ट की अमाउंट ली और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 1 to 30 डेज के बकेट से डिवाइड किया। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 to 30 डेज के बकेट में कोई अमाउंट खड़ी हुई है, तो मैं इसका डिफॉल्ट रेट कैसे निकालूंगा? मैं कैसे निकालूंगा कि इसमें से कितनी अमाउंट मेरे पास इरिकवरेबल होगी? मैंने डिफॉल्ट की अमाउंट ली, मैंने इरिकवरेबिलिटी की अमाउंट ली, और मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया? 245 से कर दिया। अच्छा, मैं नॉट येट ड्यू की निकालना चाह रहा था, तो मैंने 1 मिलियन से डिवाइड किया। अगर मैं 1 to 30 डेज का निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 245 से डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? सर बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा सर, इससे आपको याद आया होगा, कल हमने जो प्रोविजन मैट्रिक्स की अप्रोच पढ़ी थी, हमने यही चीज पढ़ी थी ना? हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट की अमाउंट मेरी एक ही रहती है, डिफॉल्ट की अमाउंट तो मेरी एक ही रहती है, राइट ऑफ की अमाउंट मेरे पास एक ही रहती है, ठीक है? लेकिन मेरे पास जो डिनोमिनेटर में अमाउंट आ रही होती है, वो बदल रही होती है। अच्छा, उसमें कितनी अमाउंट आ रही होती है? जो मेरे पास ना रीपे होकर नेक्स्ट बकेट में जो अमाउंट आ रही होती है ना, वो मेरे पास डिनोमिनेटर में आती है। और जो डिफॉल्ट की अमाउंट होती है, वो कॉन्स्टेंटली एक ही न्यूमिनेटर में आ रही होती है। कल हमने यही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था ना। तो इसकी परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? हमने क्या अमाउंट ली? हमने 641 डिवाइडेड बाय 245 किया, तो मेरे पास क्या अमाउंट आ गई? मेरे पास आ गई 0.26%। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताएं, मैंने क्या किया? मैंने इन सब का प्रोडक्ट ले लिया, या मैं आपके सामने वापस फॉर्मूला डालता हूँ। मैंने इन सारी परसेंटेजेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। क्या मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, 1 to 30 डेज का डिफॉल्ट रेट निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैंने प्रोडक्ट लिया, और मैंने पहली परसेंटेज को छोड़कर मैंने बाकी सारी परसेंटेजेस का प्रोडक्ट ले लिया, तो मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मुझे बताएं, रिजल्ट सेम है इसका भी? सर बिल्कुल सेम है। अच्छा, मैं डिफॉल्ट दोनों मेथड से निकालूं, क्या मेरे पास इरिकवरेबिलिटी का रेट मेरे पास सेम आएगा अगर दोनों मेथड्स में यूज करूंगा? सर कोई पार्टिसिपेंट इसकी लॉजिक बता सकता है कि इसमें रिजल्ट सेम क्यों आएगा दोनों में? कोई भी हाथ उठा ले, मैं चाहता हूँ ये ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव हो। रिजल्ट क्यों सेम आएगा दोनों मेथड्स में? क्योंकि पहले मेथड में मैंने क्या किया? मैंने पहले मेथड में जो इब्तिदा की ना, वो मैंने 1 मिलियन से की। फिर 1 मिलियन में मैं ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करता गया, ठीक है? अब मेरे पास ये वाली जो अमाउंट है ना, 641 की, ये इन तमाम परसेंटेजेस का प्रोडक्ट है, और प्लस इसमें 1 मिलियन की अमाउंट मौजूद है। फिर मैंने ये डिफॉल्ट रेट कैसे निकाल लिया? मैंने इस एक्चुअल अमाउंट में से मैंने 1 मिलियन वापस डिवाइड कर दिया, यानी जिसको शुरू में मैंने प्रोडक्ट में लिया था, मैंने उसको वापस डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास इस अमाउंट में क्या बचा? इस अमाउंट में मेरे पास इन तमाम परसेंटेजेस का प्रोडक्ट बचा है। अच्छा सर, बहुत आसान करके बताता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने प्रोडक्ट की का फॉर्मूला लगाया, ठीक है? यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये वाली अमाउंट ली, ठीक है? और फिर इन तमाम परसेंटेजेस का प्रोडक्ट ले लिया। मेरे पास क्या आ रही है? डिफॉल्ट की अमाउंट आ रही है। मैं लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर देता हूँ यहाँ पर। सेम अमाउंट आ रही है डिफॉल्ट की।
मेरे पास सेम अमाउंट आ रही है डिफॉल्ट की। जनाब जवाब दें, सर जवाब दें, मेरे पास सेम अमाउंट आ रही है। अच्छा, मैं 641 को 1 मिलियन से डिवाइड करूं, ठीक है। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं 1 मिलियन को यहाँ से हटा ही दूं, प्रोडक्ट में ही ना रखूं। तो इट इज एज गुड एज आई एम डिवाइडिंग इट बाय 1 मिलियन। डू यू एग्री ऑन दैट? मैंने क्या किया, मैं 641 के अमाउंट से 1 मिलियन को हटाना चाह रहा हूँ, मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। मैं अगर इसको प्रोडक्ट से ही हटा दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा? सर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक चीज से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मतलब अगर उसी नंबर से एक चीज मल्टीप्लाई हुई है और अगर उसी चीज से डिवाइड होगी तो मेरे पास रिजल्ट तो सेम होगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका प्रोडक्ट में से मैंने ये चीज हटा दी और मैं परसेंटेज ले लेता हूँ, मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। अब समझ में आ गई कि दोनों मेथड से मेरे पास सेम रिजल्ट क्यों आ रहा है। या तो मैं डिवाइड कर दूं या तो मैं प्रोडक्ट में से ही हटा दूं। क्लियर है कि दोनों मेथड्स में सेम रिजल्ट क्यों आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास मॉडल कंसिस्टेंट रहे। अच्छा, अब मेरे पास ये बैलेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? जो मेरे पास जून 23 में मेरे पास बैलेंसेस थे ना, मैंने इनको उठा लिया। जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट कहाँ पे आएगी, सर ये यहाँ पे आएगी। अच्छा, प्रोविजन मैट्रिक्स अगर आप याद करें तो प्रोविजन मैट्रिक्स में मैंने आपसे क्या बात की थी, सबसे पहले बकेट आता है, फिर मेरे पास क्या आता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अग्रीड? सबसे पहले मेरे पास बकेट आता है और फिर मेरे पास क्या आता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आता है। अच्छा, ये बैलेंस मेरे पास कहाँ से आ रहा है? सर मैंने यही बैलेंस मैंने इसी बकेट से उठाया है। जून 23 पे जो मेरे पास टोटल रिसीवेबल्स का बैलेंस था, मैंने मनोअन इसको यही मैप कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है? मेरे पास 2250 की अमाउंट है। अच्छा, आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये 2250 की अमाउंट यही होगी? सर आप अपने जीएल से इसको टाई करेंगे। ठीक है, अगर ये अमाउंट जीएल से टाई है तो यानी आपकी अमाउंट बिल्कुल सही है। अगर ये आपके जीएल से टाई नहीं है तो यानी ये अमाउंट बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे इसमें एक टोटल ले लेना चाहिए था। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को सही कर दिया। तो अभी हम ये अमाउंट आप अपने जीएल से टाई करेंगे। ठीक है, ये जो ऑडिट करते हैं ना उनको भी मैं यही बोलूंगा कि आप चूंकि हर हर वक्त जेल से ही टाई कर रहे होते हैं तो आप इस अमाउंट को भी जरूर टाई कीजिएगा। ठीक है, ऑन ए लाइटर नोट, ऑडिटर्स हमेशा ही टाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा, इसका जो क्रेडिट लॉ वन नॉट येट ड्यू का जो क्रेडिट लॉस रेट निकलेगा वो इन तमाम के प्रोडक्ट से निकलेगा। अग्रीड? अभी हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया था। अच्छा, अगर मुझे 1 to 30 डेज का क्रेडिट लॉस रेट निकालना है ना तो मुझे पहली परसेंटेज निकालकर मुझे बाकी परसेंटेजेस का प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, जो हमने पीछे डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। क्योंकि देखिए, एक तो ट्रांजिशन हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रेट एक ट्रांजिशन अगर हो चुकी है इसमें, तो यानी ये 1 to 30 डेज के बकेट में जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी? 100%, क्योंकि ये तो जा चुका है। ठीक है, अब कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बचती। ये बात क्या लॉजिकल है?
एक चीज अगर जा चुकी है, अगर एक चीज 1 to 30 डेज के बकेट में जा चुकी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी सर? 100% रह जाएगी या नहीं रहेगी? सर मेरे पास एक्सेल फाइल बंद हो गई, वापस खोल रहा हूँ। आप एक काम करें, आप एक 2 मिनट का एक एनर्जाइजिंग ब्रेक ले लें, इसमें आपकी जितने भी क्वेरीज हो वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरी फाइल अभी खुल नहीं रही है। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको गूगल ड्राइव पे खोल लेता हूँ। अच्छा सर, आपको गूगल ड्राइव की स्क्रीन नज़र आ रही है? मैंने गूगल ड्राइव पे खोल दिया ताकि ये ज़्यादा अटके नहीं। गूगल ड्राइव की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? अच्छा सर, यही फाइल मैंने खोली है जो मैंने आपकी ड्राइव में अपलोड की हुई है। अच्छा, अब मैंने 1 to 30 डेज का क्रेडिट लॉस रेट निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन सबका आपस में प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, मैंने इन सबका आपस में प्रोडक्ट ले लिया। अच्छा, मैंने बाकियों का लॉस रेट निकालने के लिए क्या किया, मैंने इन सबका एक्सेल फाइल ही नज़र आ रही है। नहीं नहीं सर, ये गूगल ड्राइव की फाइल है, एक्सेल फाइल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इन तमाम का प्रोडक्ट ले लिया। अगर मैं इसमें 100% डाल देता हूँ, क्योंकि इसकी 100% प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। ठीक है जनाब, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें इसमें टाइप हो नहीं रहा है, ठीक है, तो आप वैसे ही देख लीजिए, एडिट नहीं हो सकती है फाइल। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ डिफॉल्ट रेट्स, क्योंकि देखिए ये मेरे पास 2023 तक का मॉडल है। ठीक है, तो मेरे पास 2023 तक के लॉस रेट्स आएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो निकाला। सर मेरे पास आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो हर साल का कैसे आएगा? सबसे पहले मैंने जून 2021 के मैंने तमाम अमाउंट्स का सम ले लिया। ठीक है, और इसमें से मैंने ये देखा कि मेरे कितना अमाउंट इररिकवरेबल है। तो मैंने क्या किया, इररिकवरेबल निकालने के लिए मैंने 361 to 391 डेज एंड ओवर ड्यू अबव 390 डेज की मैंने अमाउंट निकाल ली। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जून 21 का टोटल पोर्टफोलियो यहाँ पे निकाला, यहाँ पे मैंने जून 22 का टोटल पोर्टफोलियो निकाला, और यहाँ पे मैंने जून 23 का टोटल पोर्टफोलियो निकाला। इसमें से मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पास कितनी अमाउंट इररिकवरेबल है। मेरे पास कितनी अमाउंट इररिकवरेबल है। अच्छा, इररिकवरेबल पोर्टफोलियो क्या होगा, मेरा जो 360 डेज से अबव का पोर्टफोलियो है, जिसमें 361 to 390 डेज का बकेट आ रहा होगा और अबव 390 डेज का बकेट आ रहा होगा।
इससे मैंने निकाल लिया इरिकवरेबिलिटी रेट हर साल का। अच्छा, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है मैं ये कहाँ से ले रहा हूँ? अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं ये जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ से ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आ जाइए आईएमएफ पे। ठीक है, IMF.org। ये आईएमएफ की मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास सर्च पे आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे जाऊंगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेसिस पे। अच्छा, मैं लेटेस्ट इन्फो ले लूंगा। ठीक है, चूंकि ये 2023 का है तो मैंने उस वक्त मैंने अप्रैल 2023 का डेटा लिया था। मैं अक्टूबर 2023 का ले लेता हूँ, यहाँ पे भी डेटा नहीं आ रहा। अच्छा, अब बाय कंट्रीज पे जाएंगे सबसे पहले तो, और उसमें से मैं ऑल कंट्रीज सिलेक्ट कर लूंगा ताकि हमारे पास आसानी से कंट्री आ सके। अच्छा, अब मैं क्लियर ऑल करके क्या करूंगा, मैं पाकिस्तान ले लूंगा। ठीक है, और पाकिस्तान को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, पाकिस्तान को सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, परसेंटेज चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जीडीपी ग्रोथ रेट से जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किसी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ उसको जीडीपी ग्रोथ रेट से कंपेयर करूँ। मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, मेरे पास स्टार्ट ईयर अगर मैं देखूं तो मैं 2020 से लेकर 2029 तक का डेटा चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने मजीद आगे किया और मैंने रिपोर्ट प्रिपेयर करवा ली इसकी। अच्छा, ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगर मैं एक्सेल फाइल में जाऊं, मैं आपके साथ पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। अगर मैं एक्सेल फाइल पे जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना आ रहा है, जीडीपी जीडीपी मेरे पास कितनी आ रही है, 5.700 मैं यहाँ पे जीडीपी ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर 61 69 का मैं जीडीपी ले लूंगा इधर 2022 में। और 2023 में मैं -0.166 का जीडीपी ले लूंगा। जरूर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बहुत टच करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी कंपनीज के फाइनेंशियल रिव्यू किए हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, और उसमें मैंने ये देखा हुआ है कि काफी कंपनीज ईसीएल का डिस्क्लोजर इग्नोर कर देती हैं। मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि इसका डिस्क्लोजर नॉर्मली कहाँ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जनाब, तो मेरे पास यहाँ पे जीडीपी के ग्रोथ रेट्स आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन निकाला। अच्छा, ये रिलेशनशिप कैसे निकाले जाते हैं सर, एक पियर्सन का फॉर्मूला है जो मुझे बताता है कि इन दोनों के दरमियान कितना को रिलेशन है, ये आपस में कितना को रिलेटेड है, या आपस में इनका क्या ताल्लुक है। ठीक है, आपस में इनका कितना ताल्लुक है ये मुझे कौन सा फॉर्मूला बताता है, ये मुझे को रिलेशन का फॉर्मूला बताता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पियर्सन की जगह मैं एक और फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कोरेल। ठीक है, मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। मैं इससे क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ देखना कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कितना तगड़ा है, इन रिकवरेबिलिटी रेट और ग्रोथ रेट के दरमियान रिलेशनशिप कितना तगड़ा है। अगर तगड़ा रिलेशनशिप होगा तो मैं इसको एक एक लाइन में मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। सर कैसी लाइन, आप भी हमें बताएं कि सर कैसी लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं अगर एक लाइन बनाऊं आपके सामने,
ठीक है, मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जिसमें मेरे पास एक्स एक्सिस पे जीडीपी हो और वाई एक्सिस पे इरिकवरेबिलिटी रेट हो, और मैं इसकी एक लाइन बनाऊं, तो एक लाइन की सूरत में मैं इसको डिफाइन कर सकूं। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक से करीब होगा, जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेरा एक से करीब होगा, उतना ज्यादा मेरा दोनों के दरमियान कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मुझे क्या बताता है कि दो चीजों के दरमियान मेरे पास कितना ताल्लुक है। अगर मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक के करीब होगा, ठीक, क्या हो रहा है, अगर मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक के करीब होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा लोन परफेक्टली कोरिलेटेड है। ठीक है, अगर दो फिगर्स के दरमियान मैं ताल्लुक बनाना चाह रहा हूँ एक लीनियर इक्वेशन में, अगर एक मैं लीनियर इक्वेशन में दो चीजों का ताल्लुक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूंगा, और अगर मैं ये देखूंगा कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक स्ट्रांग है, तो इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से करीब होगा। अच्छा सर, पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 70% से ज्यादा हो, 70% से ज्यादा हो, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 70% से ज्यादा हो ना, दैट इज अ गुड कोरिलेशन। गुड कोरिलेशन क्या होता है? 70% से ज्यादा होता है, और ये तो 99% है। तो यानी ये काफी अच्छा कोरिलेशन है बिटवीन इरिकवरेबिलिटी रेट एंड द डिफॉल्ट रेट। ठीक है जनाब। तो जनाब इसको मैं जरा सही कर दूं। अच्छा सर, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब हम लोग इसको एक लीनियर इक्वेशन में डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोरिलेशन अच्छा है। इरिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन को मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने हर साल का आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो निकाल लिया। ठीक है, जैसे जुलाई जून 21 का मैंने टोटल पोर्टफोलियो निकाला, और जून 21 का मैंने वो वाला पोर्टफोलियो निकाला जो कि इरिकवरेबल है। ठीक है, जो मेरे पास 360 डेज से अबव का पोर्टफोलियो होगा वो मेरे पास इरिकवरेबल होगा, और बाकी मेरे पास क्या होगा? टोटल पोर्टफोलियो होगा। इस टोटल पोर्टफोलियो की मेरे पास अमाउंट आ रही है 1.69 बिलियन। अगर मैं नीचे भी देखूंगा तो मेरे पास 2021 की 1.69 बिलियन आ रही है। ठीक है। अच्छा सर, आप एग्री कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक सिंगल लीनियर रिलेशनशिप में आएगा? सर जल्दी जवाब दें, हमारे पास टाइम कम है। सर हमारे पास टाइम कम है, सर हसन का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। सर हसन भी टेक ओवर करेंगे मेरे से। सर आप एग्रीड हैं कि मेरे पास रिकवरेबिलिटी रेट और जीडीपी के पास जो रिलेशनशिप है वो लीनियर इक्वेशन में डिफाइन हो सकता है? अच्छा सर, अब एक लीनियर इक्वेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक स्लोप होता है और एक इंटरसेप्ट होता है। हाँ सर, हम लोग इसको एक इक्वेशन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो इंडिपेंडेंट के चलने पर चलता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि एक चीज दूसरे के कहने पर चल रही है। तो मुझे ये पता होगा कि मेरा जो इरिकवरेबिलिटी रेट है वो मेरा जीडीपी के कहने पर चलेगा।
ठीक है, तो मैं आगे जाके जीडीपी प्रेडिक्ट करके मैं इररिकवरेबिलिटी रेट को भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रही है ये चीज? यानी देर इज अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द इररिकवरेबिलिटी रेट एंड द जीडीपी। कोरिलेशन का मतलब ये है देर इज अ प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इररिकवरेबिलिटी रेट एंड जीडीपी। मुझे ये बताया कि अगर जीडीपी इतनी होगी तो इररिकवरेबिलिटी रेट इतना होगा। सर यही तो एग्जाम्पल है, अभी आप देखते जाएं इसको। ठीक है, यही तो एग्जाम्पल है। अच्छा, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर, किसी भी लीनियर रिलेशनशिप के अंदर मेरे पास एक स्लोप होता है और एक इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, या इसको आप ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो किस में डिफाइन होगी? वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें m क्या होता है? स्लोप होता है, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, बहुत पहले आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा ये प्योर मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैट्रिक की मैथ्स है। तो मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये a प्लस बी एक्स भी कह सकते हैं। तो मैं स्लोप निकालने के लिए क्या करता हूँ? स्लोप का फॉर्मूला यूज करता हूँ। स्लोप के फॉर्मूला से मेरे पास क्या आ जाता है? स्लोप आ जाता है, किसी भी इक्वेशन का ग्रेडियंट आ जाता है। ठीक है, इंटरसेप्ट के, लेकिन सर अब आपको अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल आपको अप्लाई करके दे देगा ये। इंटरसेप्ट के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इंटरसेप्ट के लिए मेरे पास यूज होता है इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। तो आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई और आपके पास एम की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा एक्स क्या होगा इसमें? एक्स इसमें होगा जीडीपी, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ना यहाँ पर, तो वाई पहले आ रहा है और एक्स बाद में आ रहा है। तो मैंने एक्स किसको डिफाइन किया हुआ है? जीडीपी को डिफाइन किया हुआ है। आप इसमें अगर इक्वेशन के अंदर इसकी डिटेल्स में जाएं, इसके अंदर क्या आ रहा है? नॉन वाइज और नॉन एक्स। ठीक है, जरा करीब से देखिए, इसमें नॉन वाइज आ रहा है और नॉन एक्स आ रहा है। यानी मैंने अपने इरिकवरेबिलिटी रेट को वाई एक्सिस में डिफाइन किया हुआ है और जीडीपी को मैंने एक्स एक्सिस में डिफाइन किया हुआ है। यानी एक्स मेरे पास क्या होगा? जीडीपी होगा। वाई मेरे पास क्या होगा? इरिकवरेबिलिटी रेट होगा। अच्छा सर, अब मैं इधर जाता हूँ। अब मेरे पास 2024 में फोरकास्टेड जीडीपी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, इसका मतलब ये कि जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 2 को सबसे पहले तो स्लोप से मल्टीप्लाई करूंगा। एक मिनट, ये क्या हो गया फॉर्मूले में यहाँ पर? एक्सेल में कोई एरर आ गया है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है बिहेवियर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर मैं 2024 का इरिकवरेबिलिटी रेट निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जीडीपी की अमाउंट लूंगा, यानी एक्स की अमाउंट लूंगा, इसको स्लोप से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें इंटरसेप्ट को ऐड कर दूंगा। एग्रीड? इस चीज पे आप एग्रीड है? अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं स्लोप को x से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें इंटरसेप्ट को ऐड कर दूंगा, जो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब मैंने ये निकाला कि मेरे पास पिछले 3 सालों में एवरेज रिकवरेबिलिटी रेट क्या रहा है। तो मैंने इन तीनों का क्या कर लिया? एवरेज कर लिया। अब देखें, एक तरफ मेरे पास अगले साल का रिकवरेबिलिटी रेट है और एक तरफ मेरे पास पिछले सालों का रिकवरेबिलिटी रेट है। मैंने क्या किया? मैं ये चाहता हूं कि पिछले 3 सालों से मैं कंपेयर करके बताऊं कि मेरे पास अगले साल रिकवरेबिलिटी रेट क्या होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने एक रेशियो निकाल लिया।
तो मैंने ये देखा कि पिछले 3 सालों में मेरे हालात बहुत खराब थे। ठीक है, इस साल मेरे हालात इतने खराब नहीं होंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं, मेरा लॉस रेट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? अगर अगले साल मेरे हालात पिछले 3 सालों के मुकाबले में अच्छे होंगे, तो क्या मेरा इररिकवरेबिलिटी रेट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए। कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने एक रेशियो निकाल लिया कि कितना कम होना चाहिए। तो मुझे इस रेशियो ने बताया कि मेरा जो इररिकवरेबिलिटी रेट है वो 0.85 होना चाहिए पिछले 3 सालों का। मेरे पास जो अगले साल का इररिकवरेबिलिटी रेट होना चाहिए वो मेरे पास पिछले 3 सालों का 0.85 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 3 सालों के हिस्टोरिकल लॉस रेट्स जो मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किए हुए थे ना, इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने इनको इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया 0.85 से। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का मैंने रेशियो निकाला, और फिर मेरे पास क्या आ गया, मैक्रो एडजस्टेड क्रेडिट लॉस रेट्स आ गए। अच्छा, 361 to 390 डेज में चूंकि डिफॉल्ट ही था, तो वो डिफॉल्ट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लॉस रेट क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास लोन्स राइट ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट्स राइट ऑफ हो चुकी है, तो इसमें मेरे पास लॉस रेट 100% ही आएगा। अच्छा जनाब, समझ में आ गया कि मेरे पास मैक्रो एडजस्टेड क्रेडिट लॉस रेट्स कैसे आ रहे हैं? सर ये चीज समझ में आ गई कि मैक्रो एडजस्टेड क्रेडिट लॉस रेट्स कैसे आ रहे हैं? सर बाकियों से भी जवाब चाहिए, एक पार्टिसिपेंट का जवाब आया है। किसी का कोई सवाल हो तो फौरन पूछ ले। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मेरे पास लॉस रेट्स कितने कम होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके मेरे हालात कम बेहतर हो जाएंगे, तो मेरे पास लॉस रेट्स कितने कम होने चाहिए। तो मैंने पिछले 3 सालों के लॉस रेट्स देखे, और इनमें से मैंने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि मुझे अगले साल का लॉस रेट दे, 2024 का लॉस रेट दे। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि 2023 पे अगर मैं खड़ा होऊंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि 2024 में मुझे कितना लॉस होने वाला है। 2024 में मुझे कितना लॉस होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मैं इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकाल रहा हूँ? इम्पेयरमेंट लॉस को मैं ऐसे निकाल रहा हूँ कि मैं बैलेंस को इस लॉस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक साहब ने सवाल पूछा था पहले कि ये परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी। सर ये ऐसे कैलकुलेट होंगी। हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस फाइनली आ गया। ठीक है, मेरे पास फाइनली इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। सर ये जो मैंने यहाँ रेशियो निकाला था ना, कि फ्यूचर में मेरे पास हालात बेहतर हो जाएंगे तो मेरा लॉस रेट कितना कम होगा, मेरा लॉस रेट कितना कम होगा, मैंने वहां से निकाला है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, ये दोनों सेल्स हैं, नजर आ रहे हैं आपको ये दो सेल्स? ये मेरे पास फाइनली इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इस इम्पेयरमेंट लॉस को मैं अपने फाइनेंशियल्स में बुक कर लूंगा। ठीक है जनाब, तो हमारा ईसीएल मॉडल हो गया कंक्लूड, और इसी के साथ मेरा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का टॉपिक भी कंक्लूड हो गया। मुझे बता था बहुत बड़ा डोज था, तभी मैंने शुरू में मैंने सर हसन से बहुत स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे पहली अटेम्प्ट में अलाउ कर दें कि मैं पहला सेक्शन सेगमेंट ले लूं, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करना भी आसान। अच्छा सर, अब मैं आपके लिए एक काम मैंने ये किया है कि
नहीं सर, स्टैंडर्ड में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने ये ईसीएल की वर्किंग चूंकि इंडस्ट्री प्रैक्टिस में बेस्ड है तो मैंने आप लोग की ड्राइव पे अपलोड कर दी। ठीक है, मैंने ड्राइव में अपलोड कर दिए। अच्छा जनाब, अब आपके लिए दो एक्सरसाइज हैं। ठीक है, दो असाइनमेंट्स आपके लिए ये हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड की हुई है। देर बी एनी अदर वे सर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन ये मुझे सबसे सिंपल तरीका लगा ईसीएल बनाने का। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक असाइनमेंट है, मैं आपको दो असाइनमेंट दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मेरे पास डाटा होगा। ठीक है, आपने इसमें से ओवरड्यू डेज भी निकालने और ओवरड्यू बकेट भी निकालने। अच्छा, इसकी मैंने मैपिंग भी की हुई है। ठीक है, मैंने इसकी मैपिंग भी की हुई है। आपने क्या करना है, इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या बनानी है, बकेटिंग करनी है। इनवॉइस अमाउंट्स भी आ रही है मेरे पास, और मेरे पास इसकी कट ऑफ डेट्स भी आ रही है, यानी किन किन डेट्स पर मेरे पास क्या क्या इनवॉइस अमाउंट्स हैं। काफी बड़ा डेटा है। आपने इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए आपने एजिंग बनानी है। ठीक है, इसमें आप समिफ्स और वी लुकअप के फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो हम आपके एक्सेल स्किल्स को देखते हैं कि आपकी एक्सेल स्किल्स किस लेवल तक जाती हैं और आप किस तरह आप अपनी एजिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक की एजिंग है। एक तो आपके पास ये वाला असाइनमेंट हो गया। अच्छा, आपके पास है फिर दूसरा असाइनमेंट, जिसमें आपने ईसीएल को कैलकुलेट करना है। तो एक आपके पास एजिंग मौजूद होगी और एक आपके पास ईसीएल मौजूद होगा। आपके साथ एडमिन रिकॉर्डिंग शेयर करेगी इस सेशन की, और आपने इस रिकॉर्डिंग को देखते देखते आपने खुद एक ईसीएल मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मैंने दोनों फाइल्स आपकी ड्राइव में अपलोड कर दी हैं। आप दोनों को अपलोड करके आप एक ईसीएल मॉडल अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये दो असाइनमेंट्स है जो आपने ओवर द वीकेंड आपने करनी है। आपने अगले वीक में इनको निपटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इनके सॉल्यूशंस करवाऊंगा और हम लोग आईएफआरएस 9 को कंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक हफ्ता बहुत है ना मेरे ख्याल में असाइनमेंट्स करने के लिए। अच्छा, ये असाइनमेंट्स ड्राइव में कहाँ अपलोडेड है? सर मैं इधर ही आपके पास ड्राइव का लिंक शेयर कर रहा हूँ। सर मैं आऊँगा सबसे पहले तो IFRS 9 में। ठीक है, लेक्चर 4 असाइनमेंट्स। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं पीछे जाकर इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जनाब, आप सबको लिंक मिल गया असाइनमेंट्स का? अच्छा, यहाँ पे सैंपल ईसीएल मॉडल भी मौजूद है जिसको आप एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं, सर हसन यहाँ पे हैं मौजूद क्लास में? एक्सक्यूज मी।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। थैंक यू सो मच अहमद फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट्स। मैं थोड़ा बहुत जो मुझे टाइम मिला मैंने सुना। सो यू पुट इन माशाल्लाह लॉट ऑफ एफर्ट्स। और आई एम श्योर आज पार्टिसिपेंट्स के लिए भी काफ़ी हेवी डोज हो गया होगा। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड है जो अहमद ने करवाया है अभी जो बैंकिंग में यूज़ हो रहा है। तो अहमद और मैं कल यही डिस्कस कर रहे थे। तो जो है क्या कहते हैं, वो तो इससे ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स आपका जो है मॉडल है। तो जो है तो आप लोग क्या अभी ब्रेक लेना चाहेंगे या शुड वी कंटिन्यू? ओके ओके। या अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा हैवी हो गया है, क्योंकि मकसद जो है वो हम लोगों का चीज़ों का सीखना है, तो भले, क्योंकि आज असाइनमेंट भी अहमद ने आप लोगों को दिया है, सो जो है भले आज हम लोग क्लास ऑफ भी कर सकते हैं। मकसद वो सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करवाना नहीं है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आए। तो अगर आप बोलते हैं तो आज भले हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में जो है वो क्या कहते हैं फिर मैं कंटिन्यू कर लूँगा। क्या राय है आप लोगों की? आई वुड लाइक ऑल ऑफ योर इनपुट। जैसा आप लोग बोलें, जैसा आप लोग बोलें। आई एम इनडिफरेंट। मकसद ये है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आए। जमात से, ये अच्छा था, जमात से नमाज पढ़ लेंगे। तो हम लोग यही समझते हैं कि ये बाकी टाइम ये लोग असाइनमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जो है वो नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक जो है मैं बताऊं कि अहमद ने ये जो असाइनमेंट बनाया है इसमें काफ़ी मेहनत है। और अगर आप लोग देखते हैं तो ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह आप लोगों का जो है अदर देन बैंकिंग सेक्टर, आपका कोई भी सेक्टर होगा, सो उसमें एटलीस्ट आपको जो है बेसिक्स आ जाएंगी। बल्कि बैंकिंग सेक्टर में भी जो है ना सिर्फ मॉडल का डिफरेंस है। बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोर और लेस यही हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आपने किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। सो मैं बड़ी मौदबाना गुजारिश करूंगा अहमद के बिहाफ पे भी कि आप लोग प्लीज़ लाजमी ना इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में अहमद करवा रहे होंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें समझना और ग्रेस्प करना और आसान हो जाएगा। और प्रैक्टिकली भी आपको अपनी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।